ये जो प्रजाति है ये वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा आम जो बेचा जाता है उसकी वैरायटी, उसका नाम है टॉमी एटकिंस। ये मैंगोस्टीन जो है क्वीन ऑफ द फ्रूट, आम इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट और मैंगोस्टीन क्वीन ऑफ द फ्रूट। ये वर्षारण्य के झाड़ है, इसको ज़्यादा थोड़ा पानी चाहिए, छाँव चाहिए। अभी ये हम लोग कब लगा सकते हैं? तो जून में बारिश अगर चालू हो गई उसके बाद 4-5 दिन में लगा सकते हैं। जुलाई में नहीं लगाना है, ज़्यादा बारिश में नहीं लगाना है। मेरे पास झाड़ किधर है, मेरे को ग्राफ्ट करने को किधर आता है, वो ग्राफ्ट करने वाला कहाँ मिलेगा, वो मेरे समय पे आएगा क्या नहीं आएगा, ये सब जो दिक्कत है उसके लिए नर्सरी में पौधे बनाने की प्रैक्टिस। जब हम मिट्टी भरते हैं तब उसके ऊपर से उसको हमको दबाना है। पॉलीअमरियो और ग्राफ्ट पे गुठली में क्या फ़र्क है? तो पॉलीअमरियो को कई अंकुर आते हैं और जो ग्राफ्ट की गुठली है उसको एक ही अंकुर आता है। तो कई अंकुर जो आते हैं उसमें से जो अच्छा बढ़ने वाला ग्राफ्ट है, शूट आया है, उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाए। ऊंची बढ़ने वाले केले के एक झाड़ लगा देंगे बाजू में, जो कम से कम 4-5 साल उसको छाँव देते रहेगा, तो नेचुरल छाँव भी मिलेगी और केले के झाड़ से वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी डेवलप हो जाएगी। आम ये जो झाड़ है इसके गुठली से झाड़ नहीं बनता है, वैसा ही नहीं बनता है। इसके लिए हम लोगों ने हमारे पुरखों ने एक ज्ञान लिया जिसका ग्राफ्ट बनाते हैं। तो ग्राफ्ट जो है कई टाइप के ग्राफ्ट है। ये जो है यहाँ पे ग्राफ्ट है और इसको ये रूट स्टॉक है नीचे का और ये मातृवृक्ष की टहनी है। कौन सी टहनी लेनी है, मातृवृक्ष कौन सा लेना है, रूट स्टॉक कौन सा लेना है, तय है। यहाँ पे ग्राफ्ट जितना नीचे करोगे उतना और अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी नीचे से नए शूट आ जाते हैं और ग्राफ्ट फिर कमज़ोर रहता है, नीचे से जो रूट स्टॉक है उसकी टहनियाँ बढ़ जाती है। तो ये जो ग्राफ्ट है ये सही ग्राफ्ट है कि ज़मीन से नीचे से 2 इंच 3 इंच ऊपर है। यहाँ पे ग्राफ्ट की जो प्लास्टिक लगाई है ये मैं जब ग्राफ्ट ज़मीन में लगा दूँगा तो मुझे तभी वो काटनी है। ये जो ज़मीन के अंदर जो रूट स्टॉक है वो कम से कम पेंसिल या पेन के इतना बड़ा होना की आवश्यकता है और ऊपर की टाली भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। ये जो प्रजाति है ये वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा आम जो बेचा जाता है उसकी वैरायटी, उसका नाम है टॉमी एटकिंस। ये फ्लोरिडा में पाई गई, टॉमी एटकिंस करके किसान के खेत में पाई गई। तो ये जो है साइज़ में बहुत बड़ा है, 500-700 ग्राम का है, डार्क पर्पल कलर का है और पूरे वर्ल्ड में आम का जो बिज़नेस होता है उसमें 50% इसकी ज़रूरत होती है। टेस्ट पे इतनी बढ़िया नहीं है लेकिन दिखने में बहुत बढ़िया है। तो ये जो ग्राफ्ट है लगाते टाइम हमें ये भी देखना है कि यहाँ की जो मिट्टी है उतना ही हमारे मिट्टी में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा गया और एक जो जहाँ पे ऑपरेशन किया है, प्लास्टिक सर्जरी की है, यहाँ पे अगर मिट्टी लग गई तो ये फंगस डेवलप होकर ग्राफ्ट मरता है या मरने की संभावना होती है। तो ये थैली में जितनी मिट्टी है वही लेवल पे हमारे खड्डे में प्लांट हमें ये पौधा लगाना है और लगाते वक्त इसको छुरी से काटना है, प्लास्टिक फिर छुरी से काटना है और फिर निकाल के हमें गड्ढे पे लगाना है। ये इसका वीडियो हम फिर से दिखा देंगे आपको कि कैसे लगाना है। तो ग्राफ्ट की जानकारी लीजिए कि ग्राफ्टिंग नीचे होना चाहिए, नीचे की टाली बड़ी होनी चाहिए, ऊपर की टाली उसमें थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, पत्ते अच्छे होने चाहिए। कम से कम अभी ये जो है एक ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ और तीसरी ग्रोथ, यानी ये कम से कम 9 महीने का झाड़ है। तो 9 महीने का होना बहुत नज़दीक वाला होगा, 2 महीने किया होगा तो मॉर्टेलिटी होने की संभावना होती है। और इसको हमें नैसर्गिक छाँव भी देनी है। तो नैसर्गिक छाँव देने के लिए हम इसके बाजू में आम के केले के झाड़ लगा देंगे। तो ये है आम का प्लांट। कैसा लेना है तो नर्सरी से लेते वक्त ये देखना है, ऊपर कितना बड़ा हुआ देखना है और काफ़ी नज़दीक रहा तो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। फिर एक टहनी दुबली रहती है, पतली रहती है, वो नहीं लेना है, अच्छी टहनी का लेना है।
तो ये वेंगोला यूनिवर्सिटी से है, वेंगोला से है, कोकण यूनिवर्सिटी का टॉमी एटकिंस से वैरायटी है। और ये जो है ये इज़राइल का वैरायटी है, इसका नाम है लिली। ये भी दिखने में बहुत अच्छा है, खाने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। ये जो झाड़ है इसको बोलते हैं मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन जो है क्वीन ऑफ द फ्रूट, आम इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट और मैंगोस्टीन क्वीन ऑफ द फ्रूट। ये वर्षारण्य के झाड़ है, इसको ज़्यादा थोड़ा पानी चाहिए, छाँव चाहिए। ये मलेशिया का राष्ट्रीय फल है और इसका भाई कोकण रीजन में होता है जिसको बोलते हैं कोकम, गार्सिनिया इंडिका, और ये जो है गार्सिनिया मैंगोस्टिना। दोनों की फैमिली एक है। इसके आलू बुखार जैसे फल आते हैं और उसका छिलका फेंक देते हैं और अंदर का जो पल्प है उसका शरबत करते हैं, खाते हैं। मिठास है, टेस्टी है, थोड़ा सा खट्टा मीठा है, काफ़ी अच्छा आता है। एग्जॉटिक फ्रूट में हिंदुस्तान में इसको गिना जाता है, देखा जाता है। तो ये केरल से लेके पूर्वांचल तक है, बीच में नहीं है। तो इसका ये ग्राफ्ट है, यहाँ पे ग्राफ्ट किया है। ये जो ग्राफ्ट है इसको बोलते हैं पाचर कलम। नीचे की जो स्टिक है काटी है और ऊपर मातृवृक्ष की एक स्टिक लगाई है, तो ये ग्राफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये ग्राफ्ट मैच्योर हो गया। इसके लिए उसकी प्लास्टिक की पट्टी जो ग्राफ्टिंग के लिए लगाई थी वो निकाली है। अभी ये जो है शुरू में 3-4 साल उसको छाँव चाहिए। तो हम जहाँ लगाएंगे वहाँ पे दक्षिण की तरफ से छाँव आएगा, ऐसा हम देखेंगे। और उसके ऊपर ऊंची बढ़ने वाले केले के एक झाड़ लगा देंगे बाजू में, जो कम से कम 4-5 साल उसको छाँव देते रहेगा। तो नेचुरल छाँव भी मिलेगी और केले के झाड़ से वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी डेवलप हो जाएगी। और जब केले का झाड़ फल देने के बाद काट लेंगे तो उसके टुकड़े करके इसको दे देंगे तो इसको पोटैश भी मिलेगा, क्योंकि केले के झाड़ में पूरे पोटैश है। तो मैंगोस्टीन थोड़ा महंगा है। ये जो ग्राफ्ट है ये 1000-1500 के आगे जाता है। ये जो ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट में 2 चीज़ें होती है। एक जिसके ऊपर हमने ग्राफ्ट बनाया है जिसको बोलते हैं सायन, और जिसको हमने ग्राफ्ट बनाया है, हम बनाना चाहते हैं, वो मातृवृक्ष की टहनी। ये मैच्योर होना चाहिए, ये मैच्योर होना चाहिए। तो ये जो गुठली है, जो ग्राफ्ट है, वो फल में गुठली बहुत पतली रहती है और उसको एक ही अंकुरण होता है। जैसे कि लंगड़ा है, दशहरा है, आम्रपाली है, तो उसकी गुठली इतनी जाड़ी नहीं रहती, एकदम पतली रहती है। तो पतली रहने की वजह से उसके जो पौधा निकलता है वो बहुत कमज़ोर निकलता है। तो अगर मुझे असली ग्राफ्ट करना है, अच्छा ग्राफ्ट करना है, तो मुझे हमारे जो देसी वैरायटी जो रहती है, जंगल में जो मिलती है, जो चूस के हम लोग खाते हैं, उसकी गुठली बड़ी रहती है। उसको बोलते हैं पॉलीओमरियो। ये पॉलीओमरियो और ग्राफ्ट पे गुठली में क्या फ़र्क है? तो पॉलीओमरियो को कई अंकुर आते हैं और जो ग्राफ्ट की गुठली है उसको एक ही अंकुर आता है। तो कई अंकुर जो आते हैं उसमें से जो अच्छा बढ़ने वाला ग्राफ्ट है, शूट आया है, उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। अभी जो नर्सरियाँ सब ज़्यादा करके बनाती है वो कैनिंग के बाद बाकी रही गुठलियों के ऊपर बनाती है। तो इतनी गुठली इकट्ठा कोई करते नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो फिर ये गुठली की से झाड़ की ग्रोथ भी अच्छी होती है और झाड़ की कैनोपी भी कंट्रोल होती है। अभी पॉलीओमरियो में जिसका नाम है विलायन कोलम, आम की वैरायटी है, जंगली आम की वैरायटी है। तो अगर उसके गुठली पे अगर हमने आम के ग्राफ्ट किया तो उसकी ऊंचाई कम ही रहती है, छोटा आम ही रहता है, उसकी कद छोटी रहती है, ईल्ड अच्छा आता है। तो उसका जो विस्तार होता है वो नियंत्रित रहता है। तो विलायन कॉलम के ऊपर ग्राफ्ट करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन विलायन कॉलम का जर्मिनेशन बहुत कम है। इसीलिए कोई भी इसके आजकल हम लोग कोई भी गुठली के ऊपर आम के ग्राफ्ट कर लेते हैं। असली अगर आपका ग्राफ्ट करना है तो आपको जगह पे एक खड्डा करके और मिट्टी में भर के वहाँ पे ऊपर गुठली रखनी है जो जंगली वैरायटी की है, पॉलीओमरियो, और उसके जो झाड़ बनेंगे उसमें से एक उभर के ऊपर आएगा, बाकी काट देंगे
और उसको पानी नहीं देंगे। अगले साल जो झाड़ जिंदा रहेगा उसके ऊपर मुझे जो ग्राफ्ट करना है, समझो मुझे लंगड़े का करना है, तो लंगड़े की टाली में झाड़ से निकाल के लाऊंगा जिसको 5 साल फल आते हैं। पहले साल फल आए उसके ग्राफ्ट की झाड़ की टाली ली नहीं जाती। एक उसूल है उसमें कि मातृवृक्ष कम से कम 5 साल फल देता हुआ मातृवृक्ष चाहिए। तो फिर उसकी टाली मैंने ली और उसके ऊपर जगह के ऊपर ग्राफ्ट किया। इसको बोलते हैं इन सीटू ग्राफ्टिंग। हम एक उसमें से, मेरे पास झाड़ किधर है, मेरे को ग्राफ्ट करने को किधर आता है, वो ग्राफ्ट करने वाला कहाँ मिलेगा, वो मेरे समय पे आएगा क्या नहीं आएगा, ये सब जो दिक्कतें है उसके लिए नर्सरी में पौधे बनाने की प्रैक्टिस चालू हो गई। अगर हमें अच्छा बढ़ाना है तो जगह पे ग्राफ्ट होना चाहिए। तो फिर ये जो है मैंने ग्राफ्ट लाया है, क्योंकि मेरे पास ये जो वैरायटी है लिली, इसके मेरे पास मातृवृक्ष ही नहीं है, तो टाली कहाँ से लाऊंगा, तो इसीलिए मैंने ये ग्राफ्ट लाया है। अभी मैं क्या करता हूँ या करना चाहिए, तो ये जब झाड़ ऊंचा बनेगा 2 साल का बन जाएगा, उसके बगल में पूरब या उत्तर दिशा में मुझे 3 फीट पे एक गुठली लगानी है। तो गुठली लगाऊंगा तो उसको पानी नहीं देना है, तो गुठली से जो जड़ आएगा जिसको हम बोलते हैं टैप रूट, वो नीचे नीचे जाएगा ढूंढते। इसको टैप रूट नहीं है, तो ये ज़्यादा तूफान आ गया, ज़्यादा हवा आ गई, इसके सरफेस रूट से ये गिरने की संभावना रहती है। और जब मैं यहाँ पे एक गुठली लगा दूंगा, यहाँ पे मैंने गुठली लगा दी और ये गुठली का झाड़ बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तो एक दूसरे को लगा के मैंने उसको एक ग्राफ्ट बना दिया। इसका छिलका निकाला, इसका छिलका निकाला और उसको एक साथ बांध दिया। प्लास्टिक सर्जरी हो गई और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये जुड़ जाने के बाद ये जो गुठली है उसका ऊपर का जो है टाली मैंने यहाँ से काट दी, तो ये झाड़ को ये और एक रूट बन गया, तो ये 2 रूट हो गए। तो ये झाड़ कितना भी तूफान आने दो या कितना भी अकाल आने दो, इसकी जड़ नीचे तक गई है और क्राइसिस मोमेंट में वो नीचे से पानी लेके इसको देती है। तो इसको ये जड़ से भी खाने मिलता है और ये जड़ से भी खाना मिलता है, तो झाड़ की ताकत अच्छी बन जाती है और हवा में गिरता नहीं। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। ये तो मैं गुठली जगा के कर नहीं सका, ये मेरे लिए ऑप्शन है दूसरा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। फिर सिर्फ हमें ये ध्यान में लेना है कि ये जो टाली आएगी ऊपर इसकी, तो ऊपर का मुझे काट देना है और इसका जड़ एक यहाँ से है और एक यहाँ से है। ऐसे मैंने 5 जड़ के झाड़ देखे हैं, बहुत स्टर्डी। और फिर ये जो टाली है ग्राफ्ट होने की वजह से यहाँ से भी खाना मिलता है, यहाँ से भी मिलता है, तो नीचे से ये दुगनी जाड़ी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो एक हमारे पास पर्याय होता है कि अगर मैंने ग्राफ्ट लाया है तो उसके बाजू में गुठली लगा के उसका भेंट कलम कर दें। दीर्घायुषी पौधा अगर जब हम लगाते हैं तो लगाने का एक समय रहता है और लगाने के लिए कितना खड्डा करना चाहिए इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मेरी ज़मीन में यहाँ पे जब हम लगा रहे तो यहाँ पे हमने पहले 3 फीट 4 फीट कुआं करके बोरिंग करके पत्थर नीचे कहीं कहाँ है ये जान लिया है। अभी यहाँ पे हमने जो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, अच्छी बन गई है, तो यहाँ पे 1.5 फीट का 2 फीट का खड्डा काफ़ी हो सकता है। जहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी ख़राब है या सिंचन व्यवस्था नहीं है वहाँ पे 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट का खड्डा करना है। फिर ये खड्डे की ऊपर की मिट्टी बाजू रखनी है और अगर नीचे ख़राब मिट्टी आएगी तो वह बाहर निकालनी है, पत्थर बाहर निकालने हैं। और ये खड्डा जो है कम से कम 20 दिन धूप में सुखाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य शक्ति से निर्जंतुकीकरण, सोलर स्टेरलाइजेशन। तो यहाँ के अंदर की जो फंगस है नीचे की वो मर जाती है। फिर ये खड्डा हमें अच्छी मिट्टी से खाद डाल के सब मिक्स करके खड्डा फिर से भरना है। अभी ये जो मिट्टी है यहाँ पे हमने नीम की फली, हड्डी का चूरा, हमारे दलहन फसलों के छिलके, हमारे पास गोबर खाद नहीं है, नहीं तो गोबर खाद, ये डाल के
हमने एक मिट्टी में डाला है। अभी ये मिट्टी जो है ऊपर ये मिक्स अभी हम मिक्स करेंगे तो ये सब एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो उसका प्रमाण रहता है कि एक खड्डे को नीम की फली 100 ग्राम, बोन मिल 100 ग्राम, एक घमेला गोबर खाद या एक घमेला हम लोग ये फली डालते, फली के छिलके, और ये अच्छी तरह से मिक्स करके ये मिट्टी में भरना है। ये नीम का जो केक है, नीम का केक ये काम करता है कि इस मिट्टी में जो कीड़े रहते हैं या जीवाणु रहते हैं उनका वो नियंत्रण करता है और उसको धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है, गलन हो जाती है और थोड़ा 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 नाइट्रोजन मिलते रहता है। और फिर ये लगाने वाले जो हमने झाड़ लगाए उसकी बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है। अभी ये हम लोग मिट्टी में भरेंगे और ये जो हमने लगाने का जो सोचा है, ये इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी इतना ही नीचे रखे डाल देंगे। इतना नीचे डाल के इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे। अगर इसके ऊपर मिट्टी डाल गई तो इसको मिट्टी लग के यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और ये जो ऑपरेशन हुआ है उसकी स्किन बहुत दुर्बल है, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होकर झाड़ मरने की संभावना रहती है। तो हमें झाड़ इतना ऊपर रखना है कि मेरे मिट्टी, यहाँ की मिट्टी और ये मिट्टी टॉप दोनों एक साथ आ जाए, बस। ये जो ग्राफ जहाँ किया है ये मिट्टी के लेवल के ऊपर आ गया है। अभी ये जो हमने ये थैली में जो ग्राफ लिया है उसको, ये जो मिट्टी का गड्ढा बन गया है, अच्छा गाढ़ बन गया है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो प्लास्टिक है, तो ये जो मिट्टी का गड्ढा बन गया है ये टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया और यहाँ पे बाजू से मैं मिट्टी डाल दूँगा। अभी ये जो मिट्टी से हमने भर दिया है, अभी ये जो ग्राफ्ट है इसको मिट्टी लग रही है। तो ये मिट्टी थोड़ी ढीली है, जब हम मिट्टी भरते हैं तब उसके ऊपर से उसको हमको दबाना है। क्यों दबाया है? एक तो अगर हम पानी देंगे तो ये ढीला हो जाएगा और ज़ोर से हवा आ जाएगी तो गिर जाएगा। अभी ये हम लोग कब लगा सकते हैं? तो जून में बारिश अगर चालू हो गई उसके बाद 4-5 दिन में लगा सकते हैं। जुलाई में नहीं लगाना है, ज़्यादा बारिश में नहीं लगाना है। अगर मेरे पास सिंचन व्यवस्था है तो मुझे नवंबर दिसंबर में लगाना है, जहाँ पे सर्दी है। तो सर्दी में क्या होता है, इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है और बारिश गिरने तक इसके जड़ें जो थैली से मिट्टी के बाहर आके फैल जाती है और एक बारिश चालू हो गई तो झाड़ बहुत ज़ोर पकड़ लेता है। तो अच्छा है नवंबर दिसंबर जनवरी, और अगर आपके पास सिंचन व्यवस्था नहीं है तो जून 1 या 10 तारीख तक। तो फिर ऐसे हमने ग्राफ्ट करेंगे, लगा दिया है। एक तो यहाँ पे हम लोग डंडी लगा के उसको बांध के रख सकते हैं अगर हवा है तो। लेकिन हमारे खेत में दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े झाड़ है, तो यहाँ बाहर से तूफ़ान आने की संभावना नहीं है। अभी हमको इसको, ये नया बच्चा है तो इसको धूप का प्रकोप से तकलीफ़ हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दक्षिण की तरफ इसके 4-5 फीट के ऊपर एक केले का झाड़ लगा देंगे और उत्तर की तरफ एक केले का झाड़ लगा देंगे। तो उसको नेचुरल छाता बन के रहेगा। और ये जो हम केले की किस्म लगाएंगे वो ऊंची बढ़ने वाली किस्म लगाएंगे, तो जगह पे वो 5-7 साल चलेगी। जब केला निकलेगा साल भर में तो केले का पूरा झाड़ काट के उसके टुकड़े करके इसमें खाद करके यूज़ किया जाएगा, क्योंकि केले में पूरा केला पोटैश से भरा है और कोई भी झाड़ को पोटैश की ज़रूरत होती है रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। तो यहाँ खाद भी बन जाएगा खुद का खुद, केले के पत्तों से मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगी, ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो अलग अलग फ़ायदे
हम बाजू में सहजीवी कुछ वनस्पति लगा देंगे तो हमारे ग्राफ्ट को हो सकती है। ये हमने जो पत्ता लिया है वो हल्दी का पत्ता है, उस पर टूटने की संभावना बहुत कम रहती है। और मैंने झाड़ को नहीं बांधा है, एक लूज बांध के रखा है तो इधर उधर ना हिले, इसको पक्का बांध के रखा है। और ये बरसात में टूट जाएगा, गलन हो जाएगी, तो इसको तकलीफ़ नहीं देगा। अभी हमें क्या करना है कि ये जो ग्राफ्ट हमने ग्राफ्ट किया था यहाँ पे, ये जो प्लास्टिक है हमको काट देना है। अगर नहीं काटेंगे तो प्लास्टिक तो टूटेगा नहीं और झाड़ के अंदर जाएगा और झाड़ खराब होने की संभावना है। तो इसको मुझे काटना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बांधा था तो नीचे थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऊपर थोड़ा कम हो गया। ये ऐसा ही रहेगा तो फिर प्लास्टिक अंदर जाके झाड़ की मरने की संभावना रहती है, टूटने की संभावना रहती है। तो लगाने के बाद ये मुझे प्लास्टिक काटना है। कभी कभी 2 साल का झाड़ मिलता है, उसको प्लास्टिक काटा हुआ ही मिलता है, क्योंकि वो डेलिकेट है, तो लगाने से पहले मैं काट दूंगा तो उसको तकलीफ़ हो सकती है।